वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेक्चर्स कंटिन्यू करने वाले हैं RAC का। जो हमने पीछे आपको RAC का फर्स्ट लेक्चर बताया था, उसको आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था रेफ्रिजरेशन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया था, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। साथ ही साथ हमने आपको इसकी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया था, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। उसके बाद हमने आपको इसमें बताया था COP और इफ़िशियंसी में डिफरेंस क्या होता है, COP और इफ़िशियंसी में आपका डिफरेंस क्या होता है। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया था किस डिवाइस का आपका COP निकाला जाता है और किस डिवाइस का आपका इफ़िशियंसी निकाला जाता है। COP एंड इफ़िशियंसी किस किस डिवाइस की निकाली जाती हैं, ये सब भी बताया था। और यहाँ से हम अब आगे आज का लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। जो आपका है आगे सिलेबस में मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, आपका जो लेक्चर्स आगे है वो है आपका मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम आज आगे आपको बताने वाले हैं। आप लोग अच्छी प्रकार से समझते हुए चलेगा, फिगर से सब कुछ आपको हम समझाते हुए आपको बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी बता दें, क्योंकि मैकेनिकल के 4th सेमेस्टर का लगभग सभी सब्जेक्ट चलाया जा रहा है। ओनली कैड जो है आपका नहीं चैनल पे उपलब्ध है, क्योंकि कैड आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज मांगता है, तो वो सब आपके कॉलेज में बताया जाएगा। ओके, आप लोग थियोरेटिकल पार्ट उसका पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ अगर पढ़ाने लायक रहेगा तो एग्जाम टाइम हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दे देंगे, और लगभग सभी सब्जेक्ट की देते भी हैं। 3rd सेमेस्टर में भी दिया है हमने, 5th सेमेस्टर में भी दिया था, 1st सेमेस्टर में भी दिया है। तो जब इवेंट सेमेस्टर आपके चल रहे हैं तो इसका एग्जाम के टाइम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको हम बता देंगे। ओके, चलिए आज का हम लेक्चर देख लेते हैं, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो आगे आता है, ये सब रेफ्रिजरेशन के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसको ध्यान से आप लोग समझते हुए चलेगा। आपसे पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन आपका क्या होता है, तो आपको सब बताना पड़ेगा। ओके, तो इसमें देखिए 4 या 5 आपके टाइप्स हैं रेफ्रिजरेशन के, 4 या 5 आपके टाइप्स हैं रेफ्रिजरेशन के, जो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। जितना भी कवर होगा पूरा बताया जाएगा। आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी लास्ट में सॉल्व कराए जाएंगे। आप लोग बस ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलिएगा, तभी कुछ आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो मेथड है उसे बोलते हैं नेचुरल और आइस रेफ्रिजरेशन। नेचुरल और आइस रेफ्रिजरेशन आपको पता होगा, जब पहले अधिक मात्रा में फ्रिज नहीं होती थी, जिसे आप लोग रेफ्रिजरेटर नाम से बोलते हैं, ये सब जब पहले अधिक नहीं होता था तो हमें कुछ ठंडा करना रहता था, तो हम क्या करते थे, तो हम बर्फ़ की सहायता से, जैसे बहुत कम मात्रा में जब होता था तो आपने सुना होगा आइस का बड़ा बड़ा पार्ट रहता था, जिसे आप बर्फ़ की सिल्ली भी बोलते थे, तो उसको ला के रख दिया जाता था घरों में, और वो कपास के जो बोरे होते हैं उससे ढक कर रखा जाता ताकि वह गले ना। तो पहले उसका यूज किया जाता था। तो उसके लिए आपको हम बताते हैं, एक सिस्टम लगाया गया था जिसे हम बोलते हैं क्या, एक बर्फ का आइस रेफ्रिजरेटर होता था। आपको बताते हैं, यहाँ डायग्राम में हमने एक लिया है, इसको दिखाते हैं आपको हम। यहाँ देखिए ये आपका डायग्राम है, और यही डायग्राम जो है यही आपका रिलेट करता है नेचुरल और आइस रेफ्रिजरेशन से। ठीक है, तो इसी को हम समझाते हैं, और इसमें कैसे कैसे होता क्या है, क्या इसमें नहीं होता है, सब आपको हम बताने वाले हैं। देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा सबसे ऊपर यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा होगा बर्फ़। क्या रखा हुआ है यहाँ पे रखा हुआ है आपका क्या, बर्फ़ रखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बर्फ़ है, तो यह एक आपका क्लोज चैम्बर होता है। आपको बता दें ये जो सिस्टम है ये सबसे पुराना मेथड है। पहले के ज़माने में, मतलब पहले ज़माने में क्या, मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसे ही सब कुछ ठंडा किया जाता था बर्फ़ में। आजकल क्या हो गया है, सीधे अगर आपको कोल्ड ड्रिंक ठंडा करना रहता है तो सीधे आप उसको फ्रिज में रख देते हैं, उसमें अपना टेम्परेचर वगैरह सेट करके आप उसको रख देते हैं, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, लोग है बोतलों को बर्फ़ का जो होता था, बर्फ़ के सिल्ली के बीच उसको रखा जाता था किसी ड्रम में, तब जाकर वह ठंडा होता था, जब फ्रिज की सुविधा नहीं थी तब। तो वह पुराना मेथड था, इससे इसको ठंडा किया जाता था। इसमें क्या होता है, ये जो आपका देखिए यहाँ पे जो है यह आपका इंसुलेटेड चैम्बर बना हुआ है, यह आपका एक इंसुलेटेड चैम्बर है।
ठीक, मतलब इसका जो भी है यह इसलिए लगाया जाता था इंसुलेटेड चैम्बर, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वह उतना ही बना रहे। अगर मान लीजिए बाहर से वह सराउंडिंग से इंटरेक्शन करता रहेगा तो वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। और हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कोई भी आइडियल नहीं होता है, कुछ भी आपका आइडियल नहीं है। आपने अपने थर्ड सेमेस्टर थर्मल में पढ़ा होगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल आपने देखा था थर्मल फ्लास्क के बारे में। किसके बारे में देखा था? थर्मल फ्लास्क के बारे में। तो थर्मल फ्लास्क आपने देखा था, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता था? ना तो आपका हीट का इंस्ट्रक्शन होता है, ना तो मास का इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक, ना तो हीट बाहर जा सकती है, ना मास बाहर जा सकता है, यही तो होता था उसमें। तब आप कहेंगे कि अगर हम आपसे कहें कि जो थर्मल फ्लास्क है, एक दिन दो दिन तो नहीं, मतलब उसका वो ठंडा नहीं रहेगा। मान लीजिए उसमें गर्म पानी रखते हैं तो एक दो दिन वह गर्म रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वह ठंडा हो जाएगा। तो आप कहेंगे जब इस रूल के अनुसार ये था कि इसमें ना हीट बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, तो ये ठंडा क्यों क्या? तो हमने आपको कल ये भी बताया था, कोई भी चीज़ 100% आइडियल नहीं है, उसको हम आइडियल मान लेते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से इसमें समझते हैं। इसमें एक इंसुलेटेड कक्ष बना होता है। ठीक, इस फिगर में देख लीजिए, हमारी बातों को सुन लीजिए। अगर पूछा जाएगा मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, तो फर्स्ट आपका रहेगा नेचुरल रेफ्रिजरेशन। इसमें फिगर अगर आप बना ले जाते हैं तो आप इसको अच्छी प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, समझा सकते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपका एक इंसुलेटेड कक्ष होता है। इसमें एक ऊपर एक ट्रे लगा होता है, जिसे आप यहाँ जिसमें बर्फ़ वगैरह रखते हैं, इसमें ऊपर आपका एक ट्रे लगा होता है। देखिए फिगर में आपको दिख रहा है, इसमें आपका एक ट्रे लगा हुआ है। इसमें आपका बर्फ़ रखा जाता है। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आपके देखिए इसमें रखे गए हैं, और बर्फ़ यहाँ पे आपका लिखा भी गया है। अब इसके नीचे जब आप आएंगे तो देखिए कुछ आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसमें रखा हुआ है खाद्य पदार्थ, और आपका रखा गया है स्टोरेज स्थान। तो अब क्या होता है, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए एक स्टोरेज जगह होना चाहिए। तो कई ब्लॉक इसमें बने होते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले खाद्य पदार्थ वाला रखा होता है, यानी आपके जो सामान रहते हैं उसको ठंडा करना रहता है, उसको इसमें रखा जाता है। ठीक, उसके बाद अब आप कहेंगे यार ठंडा कैसे होगा? अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाता है। यहाँ पे आपका क्या लिखा गया है? शीतल वायु। यहाँ से जब ठंडी ठंडी हवा आपकी आती है, अब आप ही सोचिए, जब आप कल्पना कीजिए, जब आप लेते हैं किसी भी स्प्राइट को या कोका कोला लेते हैं, तो आप देखते हैं भाप के टाइप का उसके ऊपर से जाता है। अगर वो चेहरे पे या हाथ के कहीं टकराता है तो बहुत ठंडा महसूस होता है। उसी प्रकार से जब एयर मतलब हवा बर्फ़ के संपर्क में आती है, और बर्फ़ का जो आपको पता ही होगा कि जो गर्म हवा रहती है वह ऊपर रहती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। तो जो गर्म हवा रहती है वो तो ऊपर चले जाती है, लेकिन जो ठंडी हवा रहती है बर्फ़ के संपर्क में आने के बाद वह नीचे आना स्टार्ट करती है। ठीक, नीचे आना स्टार्ट करती है। तो आपका बर्फ़ से जब टकरा कर आएगी तो वह हवा कैसी रहेगी? वह हवा आपकी ठंडी तो रहेगी। तो जब वह हवा ठंडी रहेगी तो नीचे जो आपका ठंडा पदार्थ रखने के लिए आपने रखा है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए रखा है आपने, तो उससे जब वो टकराएगी तो उसके चारों तरफ, मान लीजिए बोतल आपका है या आपका बोतल है, तो जब हवा आपका इसको चारों तरफ से ठंडी हवा आएगी तो इसके अंदर जो आपका लिक्विड भरा हुआ है, अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हवा आके धीरे धीरे उसको हमेशा ठंडा करती रहेगी। और यही प्रोसेस बार बार इसमें आता रहता है, बार बार आता रहता है, और ये आपका हमेशा ठंडा होता रहता है। तो यह पुराने ज़माने में यह सब मेथड आपका यूज किया जाता था। ठंडी हवा आती है, बर्फ़ से टकराती है, बर्फ़ से टकरा कर वह ठंडी हवा नीचे आती है, जो आपके खाद्य पदार्थ रखे रहते हैं उसको यह ठंडा करती हुई चली जाती है। और आपको हम ये बताते हैं, इसमें जो भी इसके अंदर आपका टेम्परेचर रहता है वह बहुत अधिक नहीं रहता। इसमें नियर अबाउट आपका 5 डिग्री सेल्सियस से आपका 10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इस मेथड से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो नेचुरल मेथड होता है, जो नेचुरल रेफ्रिजरेशन होता है, इसके माध्यम से आप लगभग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस से कम प्राप्त करें, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से कम प्राप्त करें तो इसके लिए क्या होता है? अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम का अगर आपको इसका टेम्परेचर प्राप्त करना रहता है तो हम क्या करते हैं, जो आपका आइस है इसके साथ हम कुछ NaCl या सोडियम क्लोराइड या किसी प्रकार का लवण का मिक्सर करके इसको हम और टेम्परेचर को डाउन कर लेते हैं। जब टेम्परेचर और डाउन कर लेंगे तो यह जल्दी जल्दी आपका क्या होने लगेगा? होने लगेगा, जल्दी जल्दी आपका ठंडा होने लगेगा। अब आप कहेंगे NaCl या हम लवण क्यों मिलाते हैं?
यह इसलिए मिलाया जाता है ताकि बर्फ़ के पिघलने की जो मात्रा है वह जल्दी जल्दी पिघले। तो जल्दी जल्दी पिघलेगी तो वह जल्दी जल्दी वाटर उसके संपर्क में आएगी, एयर भी आता रहेगा तो वह जल्दी जल्दी आपका ठंडा भी होता रहेगा। तो यह मेथड आपका है नेचुरल रेफ्रिजरेशन। क्या है यह है आपका नेचुरल रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो आप लोग इस फिगर को बनाइएगा और इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो मेथड है उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ये आपका जो है यह नेचुरल रेफ्रिजरेशन मेथड या आइस रेफ्रिजरेशन मेथड होता है। अब आपको हम सिंपली तौर पे समझाते हैं कि इसमें एक आपका इंसुलेटेड कक्ष बना होता है। इंसुलेटेड कक्ष का मतलब हमने आपको बताया, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हीट का इंस्ट्रक्शन जो होता है ना बाहर से ना अंदर से नहीं हो पाता है, जितना अंदर का रहता है उतना ही बनाए रखते हैं। कोई भी चीज़ आपका आइडियल नहीं होता। यह एक आपका इंसुलेटेड कक्ष होता है। इसके ऊपर आपका एक ट्रे बना होता है टैंक टाइप का, जिसमें आपके बर्फ़ भरे जाते हैं। ठीक, बर्फ़ भरे जाते हैं। अब इस बर्फ़ के नीचे वाले टैंक में आपके खाद्य पदार्थ का एक स्थान होता है, एक स्टोरेज का स्थान होता है। खाद्य पदार्थ वाले जगह पे हम जो हमारा जो सामान रहता है उसको भरते हैं, और इसके साथ ही साथ जब आपकी शीतल हवा अंदर प्रवाह करते हैं हम, तो यह क्या करता है, बर्फ़ से टकराता है। तो बर्फ़ से टकरा के आपको पता ही है गर्म हवा ऊपर रहती है, ठंडी हवा नीचे आती है। तो ठंडी हवा क्या होती है, आपकी नीचे आती है, धीरे 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 यह आपके खाद्य पदार्थों के संपर्क में आती है, जिससे उनका टेम्परेचर कम बना रहता है और वह ज़्यादा दिन तक आपकी सुरक्षित रहती हैं। तो यह आपका नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। और इससे लगभग आपका 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह टेम्परेचर हमें और कम करना रहे, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम करना चाहते हैं इसके टेम्परेचर को, तो हम जो बर्फ़ है उसमें हम मिक्सर कर देते हैं लवण का, जो जिसे साल्ट आप लोग बोल सकते हैं, इसमें हम लोग इसका मिक्स कर देते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल या आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। जो नेक्स्ट हमारा आता है उसका नाम है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। उसका नाम है सेकंड मेथड मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। हम ये मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टोरेज जगह को ठंडा करने के लिए। तो इसका सेकंड मेथड है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो ये जो है आपका एक इलेक्ट्रिक टाइप का सिस्टम होता है। ये जो होता है आजकल आपको पता ही है सब कुछ कृत्रिम सिस्टम हो गया है, नेचुरल तो कुछ अब रह ही नहीं गया है। तो नेचुरल वाला सिस्टम बहुत पुराना था, तो उसको चेंज करने के लिए नया सिस्टम आ गया मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो कुछ भी आपका कूलिंग इफेक्ट अगर हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कूलिंग इफेक्ट किसी भी वस्तु को जो खाने लायक है उसको अगर हम ठंडा करना चाहते हैं, अपने खाने योग्य बनाना चाहते हैं लंबे दिनों तक, तो यह आपका एक मैकेनिकल मेथड होता है। इसमें यह आपका एक प्रकार का पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस की तरह काम करता है, जो आपका मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्थान आपका ठंडा किया जाना रहता है, मान लीजिए अब यहाँ पे कई सारे पार्ट लगे हैं, जैसे देखिए आपका ये वाष्पित्र लगा है, ये प्रशीतित्र लगा है। वाष्पित्र का मतलब आपका ये होता है इवेपरेटर। ध्यान से समझिए, समझाते हैं इसको। इसका मतलब है, आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा कीजिए, हिंदी में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। वाष्पित्र का मतलब यहाँ पे होता है इवेपरेटर। ये क्या होता है, इवेपोरेटर होता है। हमने आपको कल बताया था इवेपोरेटर क्या होता है, अभी फिर बताते हैं। प्रशीतित्र का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर। क्या होता है आपका, रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक, और यहाँ पे संघनित्र लगा, इसका मतलब होता है कंडेंसर। क्या होता है, कंडेंसर। तो इन सब का क्या क्या काम है और इन सब में कैसे कैसे आपका प्रोसेस जो है वह आगे होता रहता है, इसको हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझाते हैं इवेपोरेटर क्या होता है। इवेपोरेटर का मतलब होता है वाष्पित्र। इसका काम ये होता है, आपका एक रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट क्या करता है, कोल्ड स्टोरेज से हमेशा ठंडी हवा को प्रसारित करता रहता है। और एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है, रेफ्रिजरेंट कोई सिस्टम नहीं है, वो एक प्रकार का, जैसे कि अगर आप बिल्डिंग करते हैं तो आपको पता है एक आपको रॉड चाहिए, उसमें से वह हमेशा पिघलता रहता है, बिल्डिंग होती रहती है। उसी प्रकार से प्रशीतित्र भी एक प्रकार का मान लीजिए सिस्टम ही है, जैसे कार्बन फ्लोरो हो गया। ठीक है, तो उसके माध्यम से किसी भी जगह को ठंडा करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। तो आपका एक चैप्टर भी है रेफ्रिजरेंट, उसमें हम देखेंगे। तो इवेपोरेटर का काम यही होता है कि रेफ्रिजरेंट के द्वारा जितनी उष्मा अवशोषित की जाती है, उस कारण जो भी रेफ्रिजरेंट इफेक्ट होता है उसके बराबर आपका इवेपोरेटर काम करता है। अब आपका कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर का काम ये होता है कि जो भी रेफ्रिजरेंट की उष्मा होती है वह रिजेक्ट की जाती है, एक्स्ट्रा जो होती है। ठीक है, मान लीजिए हमें 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उतना लेके अगर वह 11 डिग्री सेल्सियस भेज रहा है तो 10 डिग्री सेल्सियस हम ले लेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस जो है उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे।
तो कुछ यही प्रोसेस इसमें भी है। जब आप वीसी साइकिल पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, वीसी साइकिल अर्थात वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऐसा एक सिस्टम होता है जहाँ से भी आपका कूलिंग करना रहता है। वहाँ से इवेपरेटर कॉइल, यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है इवेपरेटर कॉइल, ठीक। ये है आपका इवेपरेटर कॉइल। तो इसमें आपका रेफ्रिजरेंट उपस्थित रहता है, ठीक है। और यहाँ से वह उष्मा का शोषित करके वह भेजता है कहाँ, यहाँ से देखिए ऐसे जाएगा, ये आपका कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक ठीक। कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ इसका टेम्परेचर लो हाई होगा, जैसा भी आवश्यकता पड़ेगी उसको। फिर ये आपका जाएगा कंडेंसर में, जहाँ यह कंडेंस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से आपका आ जाएगा रेफ्रिजरेशन टैंक में आ जाएगा, ठीक है। और यही प्रोसेस बार बार आपका हमेशा ऐसे 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 आपका बार बार यह रिपीट आपका होता रहता है, ठीक है। और आपको पता ही है कंडेंसर में ही हीट का रिजेक्शन होता है। तो यहाँ से सबसे पहले अब इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आपको सब कुछ तो समझ में आ ही गया होगा किसका क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है। इसके हम वर्किंग मेथड को समझते हैं। देखिए प्रोसेस आपका स्टार्टिंग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सिस्टम से, इवेपरेटर से, ठीक है। इवेपरेटर्स में ही जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है वह हीट का अवशोषण करता है, उसको भेजता है कंडेंसर में। लेकिन कंडेंसर में डायरेक्ट वह नहीं जाता है, उसके पहले आपका कंप्रेसर लगा होता है जो इसके टेम्परेचर को हाई या लो करता है। कंडेंसर में जाकर वह कंडेंस हो जाता है, जितना उसको आवश्यकता होती है वह ले लेता है, और जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको एनवायरनमेंट में रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद उसको रिजेक्ट करके वह भेज देता है किसमें, प्रशीतक टैंक में। अब आप कहेंगे किसको, तो यह रेफ्रिजरेंट को करता है। किसको, रेफ्रिजरेंट को, जो आपका प्रशीतक है, जो आपका ठंडा करने वाला उपकरण है, जिसके माध्यम से सब कुछ ठंडा होता है, ठीक है। उसको यह प्रशीतक टैंक में भेज देता है। यहाँ से बार बार यही प्रोसीजर बार बार यही आपका चलता रहता है। और इसका जो अंदर का टेम्परेचर है वह 16 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस आपका रखा जाता है। तो इसमें और कुछ नहीं है, जो कुछ भी आपका स्क्रीन पर है उसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपका देखिए लिखा क्या क्या लिखा, ये क्या है कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन में जो स्थान ठंडा करना रहता है, इस प्रकार के सिस्टम में जहाँ भी मान लीजिए इसको ठंडा पूरा करना रहता है, तो वहाँ से उष्मा का जो शोषण है, जो उष्मा का आपका एब्जॉर्प्शन होता है, वह इवेपरेटर कॉइल्स, हमने आपको बताया ये सब आपके इवेपरेटर्स कॉइल लगे हुए हैं, इसके माध्यम से आपका किया जाता है। इसमें उपस्थित जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके द्वारा आपका इसका एब्जॉर्प्शन या शोषण किया जाता है। किसका किसका किया जाता है, जहाँ हमें ठंडा करना रहता है, कूलेंट का, ठीक है। हाँ, जो उसमें अवशोषित की जाती है उसको हम कंप्रेसर के माध्यम से कंडेंसर में भेज देते हैं, जहाँ इसमें हीट का आपका रिजेक्शन होता रहता है। यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है और आपका स्पेस जो है वह आपका ठंडा होता रहता है। थर्ड मेथड है आपका राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलेंट। राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलेंट, तो सबसे पहले कूलेंट को समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 2 बर्फ़ के टुकड़े रखे गए हैं। एक का टेम्परेचर आपका मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का टेम्परेचर मान लीजिए आपका 3 डिग्री सेल्सियस है। तो किसका टेम्परेचर आया होगा, टेम्परेचर आपका लो किसका होगा, सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस वाले का होगा, यह अधिक ठंडा होगा। तो अगर हम इस 10 डिग्री सेल्सियस वाले को इसकी तुलना में बहुत और अधिक ठंडे जगह पर ले जाकर रखते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे यह भी ऑटोमेटिक उसके संपर्क में आके उसके बराबर हो जाता है। मतलब इंटरेक्शन आपका होता रहता है। आपने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था, अगर कोई भी 3 बॉडीज़ हैं, अगर तीनों आपस में है तो तीनों का टेम्परेचर लास्ट में आपका सेम हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसका टेम्परेचर लो है, यह बहुत अधिक ठंडा है। इसके पास अगर हम इस 10 डिग्री सेल्सियस वाले बर्फ़ के टुकड़े को रखते हैं तो वो भी धीरे धीरे उसके संपर्क में आ जाता है। और इससे मेथड को हम कहते हैं क्या है, कूलेंट। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं कूलेंट। मतलब ये हो गया, कोई भी आपका मान लीजिए जिसका टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम अगर उससे और ठंडे वाले जगह पे ले जाते हैं, उसके और ठंडे वाले संपर्क में ले जाते हैं, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कूलेंट में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेथड यही हो गया कि हम किसी भी पदार्थ का अगर टेम्परेचर और अधिक कम करना चाहते हैं, तो जो रेफ्रिजरेशन का थर्ड सिस्टम है उसको हम कूलेंट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अब इसको कूलेंट कहते किसे हैं, कूलेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए किसी भी आइस का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम इससे और कम टेम्परेचर वाले में, मतलब इसको और कम टेम्परेचर का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए
यह बहुत ठंडा है 3 डिग्री सेल्सियस वाला, बहुत ठंडा है 3 डिग्री सेल्सियस वाला, और 10 डिग्री सेल्सियस वाला थोड़ा गर्म है। तो इसको हम ऐसे जगह ले जा रहे हैं जहाँ पे इसका टेम्परेचर और कम हो जाए और यह ठंडा हो जाए। कौन? 10 डिग्री सेल्सियस वाला। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं कूलेंट। ठीक है, तो कूलेंट के माध्यम से भी हम रेफ्रिजरेशन में मेथड यूज कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये सब होता कैसे है, तो आइए हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपने किसी भी स्प्राइट का या थम्स अप का, कोका कोला का कोई भी बोतल लिया है। एक बोतल का टेम्परेचर आपका कितना है? एक बोतल का आपका टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, और एक और लिया है आपने, उसका टेम्परेचर मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस है। तो आप बताइए इसमें ठंडा कौन होगा? इसमें ठंडा आपका 2 डिग्री सेल्सियस वाला ही तो होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है और इसका टेम्परेचर अधिक है, तो यह आपका गर्म होगा। कुछ ना कुछ आखिर टेम्परेचर डिफरेंस तो इसमें होगा ही होगा। तो हम करते क्या हैं, जब इस 10 डिग्री सेल्सियस वाले को 2 डिग्री सेल्सियस वाले के पास ले जाते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत अधिक ठंडा है। ठीक है, तो इसके संपर्क में जब हम ले जाएंगे तो वह धीरे 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 कुछ ना कुछ इस पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। हो सकता है 10 वाला कम होकर 9 हो जाए, या भी कुछ ठंडा होने लगे। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं कूलेंट। क्या बोलते हैं? कूलेंट। और इसके लिए आपका एक फार्मूला भी यूज किया जाता है। फार्मूला जो आपका होता है आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा अगर, तो Q इक्वल टू होता है mCp/dT। क्या पढ़ा होगा आपने? mCp/dT पढ़ा होगा। कब पढ़ा होगा? जब आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ रहे होंगे तो। अब इसमें dt का मतलब आपका क्या होता है? यहाँ आप लोग लिख सकते हैं dt इक्वल टू क्या होता है? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, T2 माइनस T1 आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे Q क्या है? Q जो है आपका होता है, Q आपका होता है कि जो आपका कूलेंट होता है उसके द्वारा जितने भी उष्मा को हटाया जाता है। उष्मा को हटाने का मतलब, अगर मान लीजिए टेम्परेचर हाई है 2 डिग्री सेल्सियस वाला इसके पास हम ले गए और 10 डिग्री सेल्सियस वाला इसके पास ले गए हैं, तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आ जाएगा। 10 से हो सकता है वरना हो जाए, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वह हटा रहा है। क्यों हो गया? यम क्या है इसमें? जो आपका यम होता है वह होता है आपका मास ऑफ फ्लो ऑफ रेट। मास फ्लो रेट होता है किसका? आखिर इसमें से टेम्परेचर प्रवाह तो हो ही रहा है, तो उसके प्रवाह की दर यम है। ठीक है, Cp क्या है? Cp और Cv आपने पढ़ा होगा, Cp माइनस Cv बराबर R होता है। Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, आपने सब पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा होगा तो थर्मोडायनेमिक्स है सब हम बता देंगे आपको बाद में, लेकिन Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। तो Cp आपका इसमें क्या है? Cp आपका जो है यह स्पेसिफिक हीट होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। स्पेसिफिक हीट होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। Cv जो होता है वो कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, और T2 माइनस T1 क्या है? आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है। किसका? किसका होता है? कूलेंट का। मतलब टेम्परेचर राइज जिसे आप लोग बोल सकते हैं। तो हायर माइनस लोअर ये आपका टेम्परेचर राइज होता है। तो थर्ड मेथड भी आपको हमने बता दिया, कूलेंट के माध्यम से भी हम रेफ्रिजरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। कूलेंट का मतलब आपने समझ गया होगा कि अगर कोई मटेरियल है या कोई पदार्थ है उसका टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो हम उसको ऐसे जगह ले जाके रख दें जहाँ पे किसी अन्य पदार्थ का टेम्परेचर बहुत अधिक कम है, वह बहुत अधिक ठंडा है। तो जहाँ ठंडा है उसके जगह हम गर्म वाले मटेरियल को ले जाकर रख देते हैं, तो दोनों लगभग आपस में सेम टेम्परेचर में आ जाते हैं। तो यह आपका थर्ड मेथड होता है राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ मेथड आता है चेंज ऑफ फेज। चेंज ऑफ फेज, चेंज ऑफ फेज में अवस्था परिवर्तन। अब हम आपको बता दें, आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से थर्मोडायनामिक्स, तो वहाँ पे कुछ आपका सेकंड चैप्टर में एक डायग्राम बना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाता था, मान लीजिए इसका टेम्परेचर आपका -10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुँचा तो यह मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर यहाँ गया, यह आपका लेटेंट हीट हो गया। फिर आपका ऐसे गया, फिर आपका गया, फिर आपका गया, यह आपका वेपर रीजन में चला गया। किस में चला गया? आपका वेपर रीजन में। इसे हम चेंज ऑफ फेजिंग रूल बोलते हैं। जब आप पीसी साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ फेजिंग रूल कहते हैं इसे। जैसे कि मान लीजिए आपने, यहाँ पे हम बताते हैं आपको एग्जांपल लेके, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ समझ लीजिए, ये आपका TS ग्राफ हम बना रहे हैं। टेम्परेचर एंड किसका? थैलेपी का नहीं, एंट्रोपी का। टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे ध्यान सुनिए, ये आपका ऐसे बनाया जाता है ग्राफ। इस ग्राफ को आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपका बताते हैं, सब बताएंगे। ठीक, इधर का जो आपका होता है इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इसे बोलते हैं सेचुरेटेड। इसे बोलते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड वेपर लाइन।
सैचुरेटेड वेपर रीजन ये आपका होता है, और ये जो लाइन बनी हुई है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। और इधर का क्या है, इधर बोलते हैं सब कोल्ड रीजन, इसे बोलते हैं सब कोल्ड रीजन, ठीक है। और इधर का जो ये लाइन बनी है इसे बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, SVL बोलते हैं, इसे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बीच का स्थान है इसे लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है, जिसे लिक्विड एंड वेपर अर्थात इसे हम वेट रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। अब आप कहेंगे यहाँ टेम्परेचर है, तो ऐसा नहीं है। चेंज ऑफ फेजिंग में जो कुछ भी बनाए जाते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया जाता है, ठीक है। और ये आपका प्रेशर लाइन है, ओके। तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये आपका सैचुरेटेड, ये आपका देखिए सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ध्यान सुनिए। ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये आपका सैचुरेटेड वेपर रीजन है। इधर पूरा आपका वेपर हो जाता है। किसी भी चेंज ऑफ फेजिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसको यहाँ साइड में रखिए, अब हम आपको इधर समझाते हैं, ठीक। मान लीजिए आपका यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ है, ठीक। इसको हम अगर थोड़ा हीट दे देते हैं, थोड़ा और इसे अगर हम हीट और दे देते हैं, थोड़ा इसे और हम हीट अगर देते हुए जाते हैं, तो यह धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस का यह आपका बर्फ़ हो जाता है, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस का आपका बर्फ़ हो गया, ठीक। थोड़ा इसको अगर हम और हीट देते हैं तो आपका धीरे धीरे टेम्परेचर इसका चेंज होकर यह आपका 100 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक। इसको और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेंगे इसको, तो यह आपका क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस का यह आपका वेपर हो जाएगा, ठीक ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, इसको और वेपर देते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे वेपर हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसे और टेम्परेचर देंगे तो आपका एकदम सुपर हीटेड वेपर हो जाएगा। तो यही आपका सैचुरेटेड वेपर टाइप का होता है। तो इसी प्रकार से कुछ चेंज ऑफ फेजिंग रूल आपको फॉलो करना रहेगा इसमें। तो इसी को हम समझाना चाहते थे। और ये ग्राफ आपको प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम में पढ़ाया भी गया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपका सेकेंड चैप्टर में मिलेगा, वहाँ पे अच्छे से आपको हम समझा देंगे, ठीक है। चेंज ऑफ फेज आपको बता रहे थे कि इसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं डिफाइन मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन को। कैसे समझाते हैं, समझिए। अब आपका मान लीजिए यहाँ पे कोई बर्फ़ है, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा है। अगर हम इसको वाटर में चेंज करेंगे, लिक्विड में, तो आपका ये आ गया आइस, ये आपका आइस हो गया। इसको हम थोड़ा सा अगर हीट देंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, या आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, या आपका कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। थोड़ा और इसको वाटर को हीट देंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका वेपर में हो जाएगा। तो ये आपका फेज चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका फेज यह चेंज हो रहा है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें इसके लिए आवश्यकता पड़ती है कूलेंट की। कूलेंट के माध्यम से हम इसको चेंज करते जाते हैं। और आपको बता दें, ये जो ठोस है, ये जो आइस है, आइस से अगर हम द्रव की अवस्था में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। और ही अगर हम कूलेंट के द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा होती है उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। कूलेंट यहाँ से जो हीट अपना एब्जॉर्ब करता है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, या गलन की ऊष्मा को समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और प्रोसेस होता है, ये सब आप लोग लिखते हुए चल जाइएगा, ऐसे सीधे सीधे डायग्राम बनाइए, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ये सब समझने वाली बातें, इसमें कुछ लिखना नहीं रहता है। अब देखिए, अगर हम द्रव से, अगर हम लिक्विड से कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर में, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं वेपोराइजेशन बोलते हैं, अगर हम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर हम कूलेंट से जो ऊष्मा ऑब्जर्व करते हैं, कूलेंट से हम जो ऊष्मा ऑब्जर्व करते हैं, कूलेंट से जो कुछ भी हम ऊष्मा ऑब्जर्व करते हैं, ऊष्मा जो लेते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक। और यही प्रक्रिया जो होती है आपकी वीसी साइकिल में यूज की जाती है। और वीसी साइकिल आपको मिलेगा कब, आगे मिलेगा, वो सब आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। आज तो नहीं बताएंगे, जब सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा तब। तो जो चेंज ऑफ फेज होता है उसका भी आपने समझ लिया होगा। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए पहले ठोस होता है, उसको हम हीट देते हैं तो धीरे धीरे आपका, मान लीजिए बर्फ़ है, धीरे धीरे आपका वाटर में जाता है, फिर मान लीजिए वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, इसे हम चेंज ऑफ फेजिंग रूल भी बोल सकते हैं, ओके। अब इसके लिए फार्मूला होता है, लिख सकते हैं आप लोग Q = ml, Q = आप लोग ml इसको लिख सकते हैं। क्यों, आपका क्या है, हीट की मात्रा है,
और एम क्या है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसकी मात्रा है, और यल क्या है, यल को आप लोग एंथैल्पी चेंजिंग बोल सकते हैं, या चेंज इन एंथैल्पी भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है कूलिंग और रेफ्रिजरेशन बाय गैसेस। अब गैसेस के माध्यम से भी हम लोग ठंडा, यहाँ पे गैस के माध्यम से जब हम कूलिंग प्रोसेस करेंगे तो इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल का मतलब प्रतिवर्त्य होता है, आप लोग इंग्लिश ही ध्यान दें, हिंदी को छोड़ दीजिए। इरिवर्सिबल का अप्रतिवर्त्य होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी आपका यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए स्टेज फर्स्ट है, आपका ये स्टेज सेकंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कोई प्रोसेस आपका शुरू से मतलब इनिशियल से अगर फाइनल तक जाता है, इनिशियल आपका 1 पॉइंट है, फाइनल आपका 2 पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल तक अगर वह जा रहा है, ठीक है, जिस पथ को वह फॉलो कर रहा है, अगर उसी पथ को फॉलो करते हुए वह फाइनल से इनिशियल यानी 1 से 2 तक गया पहले फॉलो करते हुए, फिर इसी पथ से आपका रिटर्न होके 2 से 1 तक भी आ गया। ध्यान से सुनिए, दोनों को सेम पथ फॉलो किया, किसी भी एनर्जी का लॉसेस नहीं हुआ, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। और यहीं पे तुरंत ही बात कर लेते हैं हम आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये भी होता तो सेम ही है, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी जो आपका होता है वह होता तो सेम ही है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 1 भी ये भी आएगा, लेकिन इसके अंदर यह बहुत फास्ट होता है, यह प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होती है, आप नहीं कह सकते कि यह जैसे गया है वैसे ही आएगा। मान लीजिए आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप यहाँ से पहला पॉइंट गए, यहाँ दूसरा पॉइंट गए, यहाँ तीसरा पॉइंट गए, यहाँ चौथा पॉइंट गए, फिर इसी सेम टू सेम लाइन पे वापस आ गए, तो आपका यह रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन जो इरिवर्सिबल है वो भी आएगा, लेकिन कैसे आएगा, मान लीजिए वो आपका इस रास्ते से गया तो ऐसे नहीं आएगा, वो यहाँ से चलेगा तो यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे यहाँ 2 पे आएगा, तब यह 3 पे आएगा, तब यह 4 पे आएगा, जल्दी यह प्रोसेस पहुँचेगा, लेकिन इसका रूल्स, इसका रेगुलेशन सब बदल जाएगा। यह बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें क्रियाएं होती रहती हैं, इसमें अनेक प्रकार के आपके फ्रिक्शन लॉसेस होते रहते हैं, जिससे यह प्रोसेस ज़्यादा संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में आपने समझ लिया होगा, इस माध्यम से भी हम कूलिंग का प्रोसेस करते हैं। तो आइए हम समझाते हैं कैसे यह प्रोसेस आपका चलता है। छोटा सा था, इसके माध्यम से मैंने आपको बता दिया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है, क्योंकि यहाँ 2 प्रोसेस जब यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं यूज इसका होगा ही। इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले रिवर्सिबल मेथड। देखिए, रिवर्सिबल मेथड के लिए आपको समझना पड़ेगा ऊष्मागतिकी का प्रथम रूल, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, जो कि होता है आपका किसके, Q इक्वल टू होता है W प्लस DU, यही तो होता है। इसमें Q आपके क्या है, जो आपका हीट रिजेक्शन का ऊष्मा होते हैं, W आपका वर्क डन है, U आपकी इंटरनल एनर्जी होती है। अब आपको बता दें जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, इसमें आपको पता ही होगा, जो इसमें हीट ना रिजेक्ट हो पाता है, ना तो हीट अंदर आ पाता है, ना बाहर जा पाता है, तो इसमें क्यू 0 हो जाता है। वर्क डन जो होता है वह माइनस DU के बराबर इसमें मिलता है, या DU ही बता दें। ऋण चिन्ह का मतलब यहाँ पे ये होता है, माइनस चिन्ह का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, माइनस चिन्ह का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है। तो हम यहाँ पे आप समझाना चाहते हैं, सब आपको यहाँ पे क्यों बताया गया, ये इसलिए बताया गया क्योंकि अब जो आगे इसका कथन है उसको समझना जरूरी है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए, किसी भी गैस का जो आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है उसके माध्यम से भी हम किसी भी गैस का टेम्परेचर घटा सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है इसमें ना तो हीट का रिजेक्शन होता है, ना तो हीट का इंट्रैक्शन होता है, मतलब यहाँ पे क्यों 0 रहता है। ठीक, पहले से इसके अंदर जो हीट है उतना ही रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि यह ठंडा नहीं होगी, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठंडी होती जाएगी, आपको हमने बताया ही था। अतः इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो गैस का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसके माध्यम से टेम्परेचर के मान को हम बहुत अधिक लो कर सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के माध्यम से। ठीक,
इसके माध्यम से हम टेम्परेचर को बहुत अधिक लो कर सकते हैं, लेकिन इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं। इसमें आपको लुब्रिकेंट सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसका यूज हम यहाँ पे ना करके, इसमें इस घरेलू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में ना करके इसका यूज हम रिवर्सिबल प्रोसेस का करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन में। इसमें एयर रेफ्रिजरेशन में इसका यूज हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। तो आपको रिवर्सिबल का मतलब समझ गया या फर्स्ट लॉ पे है, इसमें एडियाबेटिक सिस्टम में है, आपको डिफाइन करना रहेगा। तो आप सीधे डिफाइन कर लीजिएगा, कुछ ना कीजिएगा। तो आप वो जो हमने डायग्राम बताया था उस डायग्राम को बना दीजिएगा कि रिवर्सिबल मेथड से कैसे करते हैं। फर्स्ट लॉ आप लगा लीजिएगा, Q इक्वल टू W प्लस TU वाला सिस्टम लगा लीजिएगा। बता दीजिएगा कि आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, आपको पता ही है एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू 0 होता है, या ना तो हीट का रिजेक्शन होता है, ना हीट आ सकती है, ना हीट जा सकती है। इसमें वर्क डन निगेटिव मिलता है। जब वर्क डन निगेटिव मिल गया, जब आपने दिखा दिया W इक्वल टू माइनस TU, तो इसका मतलब माइनस चिन्ह आपको यही बताएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का पढ़ा है, माइनस चिन्ह लगाया, इसका मतलब यही है कि आपका टेम्परेचर जो है वह डाउन हो रहा है। ठीक है। अब जो सेकंड इसका मेथड है ई रिवर्सिबल, क्या मेथड है? सेकंड मेथड जो है वो आपका ई रिवर्सिबल है। कैसा है? ई रिवर्सिबल मेथड है। सेकंड मेथड आपका ई रिवर्सिबल मेथड है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, यह आपका एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। किस पे? एंथैल्पी, जिसे आप एच से डिनोट करते हैं। यह आपका एंथैल्पी पे आपका डिफाइन होता है। इसमें एंथैल्पी जो होते हैं आपकी कांस्टेंट कर सकते हैं। एंथैल्पी को आप लोग इसमें कांस्टेंट किए रहते हैं। ठीक, एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहती है। और एंथैल्पी आपको पता ही होगा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ हीट। एंथैल्पी जो है आपका यह हीट का ही एक फंक्शन होता है। ठीक, अब हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई आइडियल गैस है। किसी आइडियल गैस के लिए जो थ्रॉटलिंग से पहले व बाद में उसका जो टेम्परेचर रहता है वह कांस्टेंट रहता है। कैसे? आपको हम बताएंगे वीसी साइकिल में। ये सब थोड़े थोड़े छोटे छोटे मेथड्स हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं है। ठीक है। तो थ्रॉटल एक बाल्ब लगाया जाता है जहाँ से टेम्परेचर, जो हीट है, टेम्परेचर है, उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। कब हमें कितनी आवश्यकता पड़ेगी, कितनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको वह कंट्रोल करता रहता है। थ्रॉटल वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व जो होता है, तो उसको हम बताएंगे आगे। ठीक है। तो इस रिवर्सिबल के माध्यम से भी हम उसको कूलिंग कर सकते हैं। कूलिंग का प्रोसेस इसके माध्यम से भी आपका हो सकता है। तो इतना इसमें था, इसमें कुछ नहीं। इसमें आपका एक गुणांक पूछा जाता है, उसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ है नहीं। आपको बता दें, कांस्टेंट एंथैल्पी पे, कांस्टेंट एंथैल्पी पर किसी गैस का जो टेम्परेचर होता है परिवर्तन होता है, किसी गैस का जो टेम्परेचर परिवर्तन होता है, उसका प्रेशर डाउन होता है, उसके अनुपात को हम जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। ठीक है। आप लोग सीधे लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डाउन अपॉन प्रेशर डाउन कांस्टेंट प्रेशर पे। अब यहाँ पे म्यू क्या है? जो आपका यहाँ पे म्यू होता है इसे हम जूल थॉम्सन गुणांक बोलते हैं। इस फार्मूले को अगर आप लोग रिवर्सिबल ई रिवर्सिबल वाले में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कुछ आपको आगे लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब मेथड हैं, इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, छोटे छोटे मेथड्स थे, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कूलिंग और रेफ्रिजरेशन बाय इवेपोरेशन। अब हमने आपको बताया था कि इवेपोरेशन के माध्यम से होता क्या है। इवेपोरेशन आखिर होता क्या है? इवेपोरेशन के बारे में आपको बताया था कि इसमें आपका हीट का क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन होता है। हीट को यह एब्जॉर्ब करती रहती है, इसको यह अवशोषित करती रहती है। और इसमें यह बताया था कि जो भी द्रव के वेपराइजेशन की लेटेंट हीट होती है उसका यूज किया जाता है। इसमें पदार्थों का जब कूलिंग करना रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पदार्थ को जिसे आपको कूलिंग करना है, जिस पदार्थ को आपको ठंडा करना है, उस पदार्थ को हम लोग जो इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर जो होता है, जो आपका इवेपोरेटर होता है, ठीक, कूलिंग, मान लीजिए आप किसी भी पदार्थ को कूलिंग करना चाहते हैं तो जो इवेपोरेटर हीट एब्जॉर्ब किया है, तो जिस पदार्थ को हमें कूलिंग करना है उसको ले आकर इसके पास रख देते हैं, ले आकर इसके पास रख देते हैं। और वो क्या करता है, धीरे 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 वह उसको ठंडा करने जाता है, ठंडा करता रहता है, उसको वह ठंडा करते रहता है। ठीक है। तो इसे इवेपोरेटर के माध्यम से हम समझते हैं।
जो आप लोग घड़े में पानी रखते हैं वो भी एक इवेपरेटर का ही एग्जाम्पल होता है। तो इवेपरेटर के माध्यम से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इवेपरेटर का मतलब होता क्या है, यह हीट को एब्जॉर्ब करता है किसी भी सिस्टम में, ठीक। उसके बाद जो भी वह हीट एब्जॉर्ब किया रहता है, ठंडी हवा को एब्जॉर्ब किया रहता है कूलेंट या रेफ्रिजरेंट के माध्यम से, जो भी ठंडी हवा को एब्जॉर्ब किया रहता है उसके संपर्क में जो भी मटेरियल हमें ठंडा करना रहता है उसको रखते हैं, तो वह मटेरियल भी धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। इस प्रकार से भी इस किसी भी मैटर को हम ठंडा कर सकते हैं, और यह एक मेथड होता है रेफ्रिजरेशन का। ओके, आपका एग्जांपल हो गया जो घड़े में पानी रखते हैं वो भी एक मेथड है इसी का। जैसे कि होता क्या है, धीरे धीरे ठंडे में आप लोग घड़े में पानी रख देते हैं, गर्मी के मौसम में घड़े में आप लोग पानी रख देते हैं, तो उस समय जब रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ और रहता है, गर्म रहता है। लेकिन धीरे धीरे मात्र 10 या 20 घंटे बाद आप उसे जब पियेंगे तो वह बहुत ठंडा हो जाता है। तो वह प्रोसेस इवेपरेटर के माध्यम से होता है, क्योंकि वह जितने भी आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करता है, उस माध्यम से उसको वह ठंडा करता रहता है। तो ये सब मेथड थे छोटे छोटे, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। आगे रिवर्स्ड कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको हम पढ़ाएंगे।